आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज बिहार की बात करने आया हूं। आज का विषय थोड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी ग्रोथ वही होती है जहां पे सबसे ज्यादा कमजोरियां दिखाई पड़ती हों। देश के अंदर सबसे बड़ी ग्रोथ वही होगी जहां ग्रोथ का सबसे बड़ा गैप बाकी बचा हो। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां ग्रोथ का सबसे बड़ा गैप है, जहां पे ग्रोथ की निश्चित रूप से बहुत तेजी से बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको केस स्टडी के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करूं। 7 बातें बताऊंगा क्यों बिहार इतना पीछे रह गया और क्या किया जाए ताकि बिहार आगे बढ़ सके। देखिए, सबसे पहले तो समझिए, जो हमारे 32-33 राज्य आज हमारे देश के अंदर, यूनियन टेरिटरी मिला करके 33-34, इनके अंदर बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो लोएस्ट है। क्यों है ऐसा? 31,000 रुपए के आसपास सालाना इनकम है एक व्यक्ति की बिहार के अंदर। ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि आज एवरेज इनकम बिहार की इतनी नीचे चली गई है? ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है? ये निकाला जाता है एक ही स्थान, एक ज्योग्राफी के अंदर उनकी टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके। देखिए, ये वीडियो हर एक भारतीय के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ राज्य होते हैं जो भारत की इकोनॉमी को, भारत की स्ट्रेंथ को, भारत की उसको आगे लेके जाते हैं, और कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट को नीचे घसीट रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं। क्या कारण है इसका? कारण क्या है? क्यों ऐसा बोलते हैं? मतलब बिहारी शब्द को गाली की तरह क्यों प्रयोग किया जाता है? ये क्यों प्रतीकात्मक हो गया? बोलते हैं एक बिहारी 100 बीमारी। बिहारी की शक्ल के हट, बिहारी की शक्ल के हट। अरे, जब विदेशों की तो आप बहुत बात करते हैं आज हमारे देश में बैठ के कि जी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है अमेरिका यूरोप के अंदर, लेकिन अपने ही लोगों का, अपने ही साथ में अपने ही प्रेमी पड़ोसियों का आप भेदभाव करते भी हैं, उनका मजाक भी बनाते हैं। ये कारण क्या है? पहले देखिए, फ्रूट्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक रूट्स ठीक नहीं होंगे। आज रूट्स की बात करता हूं। इच्छा तो रहता है कि बहुत डिटेल में आपको एनालिसिस दूं, पर वीडियो लंबा होता है। मेरा पहला पॉइंट लीजिए, ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज। एक तो ये एक लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक स्टेट होने के कारण इसके पास एक इंटरनेशनल ज्योग्राफिक लोकेशन का एडवांटेज नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं आप, एक या तो देखो कोस्टल रीजन में होता। अब कोस्टल रीजन के अंदर सबसे पॉपुलर स्टेट हमारे देश में गुजरात और महाराष्ट्र है, जहां से इंटरनेशनल बिजनेस बहुत तेजी से सी के थ्रू, पोर्ट्स के थ्रू, बड़े पॉपुलर पोर्ट्स हैं उनके। इसके बाद सदर्न स्टेट्स में भी है, जैसे कर्नाटका, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु। लेकिन बिहार को पूरी तरह से लॉक कर दिया। अगर खुलता भी है इंटरनेशनल साइड में, ओपनिंग भी है, तो वो नेपाल पे है। हाँ, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब इसके कारण ग्लोबल एक्सेस मिलता नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। बिहार का एक रीजन ऐसा है जहां सूखा पड़ जाता है, दूसरा रीजन ऐसा है जहां बाढ़ ज्यादा आ जाती है। अब क्योंकि इसके कारण लोगों को बिहार छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है अपनी लाइवलीहुड के लिए। अगला पॉइंट है नो मेजर इंडस्ट्री। बिहार के अंदर कोई बड़ी इंडस्ट्री है ही नहीं। कोई बड़ी इंडस्ट्री अभी भी ब्लू चिप कंपनीज के अंदर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अलावा बड़ी कंपनी इस समय बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिहार में करना ही नहीं चाहती। आप समझिए बात को कि बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से ट्रक भर भर के माल आता है, लेकिन वो ट्रक वापस खाली जाता है। कम ऑन, वापस खाली जाता है। यहां से, बिहार से कुछ बाहर नहीं जा रहा, बिहार बाहर से माल ले रहा है, दे नहीं रहा कुछ भी। पहले शुगर मिल्स और फर्टिलाइजर्स के प्लांट्स हुआ करते थे, इकोसिस्टम कमजोर होने से कंपनीज ने लॉसेस करना शुरू किया, वो भी बंद हो गई, लोग बाहर जाने लगे छोड़ के। नैले पे दहला तो तब हो गया कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ। जैसे ही झारखंड बिहार से अलग हुआ, मिनरल रिच कंपनी, सारे बड़े कॉर्पोरेट, जितनी भी माइनिंग होनी थी, सब झारखंड में निकल गया। बोकारो हाथ से निकल गया, टाटा नगर, जमशेदपुर हाथ से निकल गया। अब तो कुछ मिनरल भी नहीं बचा बिहार के, तो बिहार बेचारा दब गया। तीसरा पॉइंट है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। ये 1950 के दशक में आया था और 1990 के दशक तक रहा। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के हिसाब से, तब उस समय झारखंड बिहार जब एक ही था ना, तो जितना भी मिनरल निकलता था उसको ट्रांसपोर्ट करके अपने स्टेट में लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी देती थी। तो बड़ी कंपनी, इंडस्ट्रियल लोकेशन और कोस्टल ट्रेड हब वहीं रह के अपनी कंपनी रन करते थे, वहीं अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, वहीं अपना सारा काम लगाते थे। और मिनरल उठा करके, जो मिनरल रिच प्रदेश था जिसको बोलते हैं बिहार, जब झारखंड भी एक ही था, तो यहां से मिनरल उठाया और वहीं ले गए। अरे भाई, करना क्या चाहिए था? इनको इंसेंटिव देना चाहिए था कि तुम बिहार में ही अपनी कंपनी सेट करो। पर ये क्या करते थे? इनको ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर दे दिया इंसेंटिव कि उठाओ माल बिहार से लेके बाहर निकल लो। सब आए, माल उठाया बिहार से, उठा के लेके सब बाहर निकल गए। अब बिहार का माल लेके सब चले गए बाहर। अगर वहीं फैक्ट्रियां लगा दी होती तो बिहार में आ जाती एम्प्लॉयबिलिटी। इधर का ना कल्चर बदल जाता। यहाँ पे एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी दोनों कम रही, इसीलिए इनकी नेशनल अर्निंग के मुकाबले बिहार की अर्निंग बहुत कम रह गई। मिनरल रिच स्टेट होने का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते हुए भी
इसको 1993 तक लूटा गया है। चौथा मेरा पॉइंट है, फ्रॉग इन द पॉन्ड थिंक इट्स एन ओशन। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कुएं का मेंढक। जो कुएं का मेंढक है ना, वो उस कुएं को समुद्र समझता है। तो जो बिहार का आदमी है ना, वो सिविल सर्विसेज को ही सब कुछ समझता है। उसके लिए जिंदगी सिविल सर्विसेज ही है सब कुछ। IAS IPS IFS बन जाऊं, सरकारी नौकरी मिल जाए, रेट लिस्ट तय कर दिया, तेरी सरकारी नौकरी, तेरे को दहेज में इतना पैसा मिलेगा। इनको क्या लगता है, सरकारी नौकरी मिल गई, IAS ऑफिसर बन गया, ये टेबल के ऊपर तो लेगा, नीचे से भी लेगा। और क्या सोचते, ये एक्चुअली बिहार में ना कल्चर बन गया। ये देखते थे अपने आसपास, ये देखो ये बाबू है, IAS अफसर है, अब बिजली तो आ नहीं रही है, लेकिन सरकारी जनरेटर पे इसके घर में 24 घंटा बिजली रहती है। तो एक एस्पिरेशन सोशल प्रूफ के साथ बनता चला गया पूरे प्रदेश के अंदर। अच्छा, क्रेज इतना ज्यादा हो गया सिविल सर्विसेज का कि अब अगर कोई व्यापार करने निकले भी ना, तो वो क्या बोलते हैं, ए चौबे जी छब्बे बनने निकले, दूबे बन के लौटे। दैनिक भास्कर का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, क्या कहते हैं, पॉपुलरली बिहार के अंदर रेट लिस्ट तय कर दी गई है। IAS अफसर है, इतने का दहेज मिलेगा। IAS अफसर को 1 से 3 करोड़ का दहेज मिल जाता है, IPS को 80 लाख से 2 करोड़, IRS IFS को 50 से 80 लाख मिलेगा, थोड़ा कम मिलता है बेचारों को। इंजीनियर PSU PCS ऑफिसर बन जाए, 40 से 80 लाख मिलेगा। एक्चुअली इसमें जात पे भी डिपेंड करता है, ऊंची जात को 80 लाख, नीची जात को 40 लाख। बैंक PO दरोगा स्टेशन मास्टर 15-20 लाख ले लेगा। सरकारी पियोन भी खाली हाथ नहीं जाएगा, वो भी 5 लाख रुपए तो निकाल लेगा दहेज के। ये क्या हो गया, ये सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। एक बिहारी आदमी के लिए वो क्या कहते हैं, कहीं सूखा कहीं बाढ़, ना मिले नौकरी ना व्यापार, तो सरकारी नौकरी सब कुछ है। अभी बिहार को मैं और समझ ही रहा था कि इतने में किसी ने मुझे डाउरी कैलकुलेटर पे दिखा दिया। उसमें अपनी उम्र लिखो, कास्ट लिखो, क्या हो तुम, और उसके बाद लिखो प्रोफेशन कैसा है, मंथली सैलरी कितनी है, कहां पे काम कर रहा है, दिखने में कैसा, गोरा चिट्टा काला, हाइट कितनी है, पहली शादी है कि दूसरी शादी है, माता पिता क्या करते हैं। इससे क्या होगा, आपका डाउरी कैलकुलेटर निकल के आ गया कि कितना दहेज मिलेगा। इन्हीं चीजों ने मार दिया है हमारे देश को। आज भी हमारे देश में ऐसे संस्कार है कि दहेज की कमाई पे लाड टपकती है कि तेरे को कितना मिला, मेरे को कितना मिला, गाड़ी कौन सी आई। मेरा 5वां पॉइंट है, बिहार इज फेमस फॉर कास्ट पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ, इधर कास्ट पॉलिटिक्स ज्यादा चलती है, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स कम चलती है। अच्छा देखो, हर चीज के फायदे नुकसान भी होते हैं। कास्ट पॉलिटिक्स का कुछ फायदा तो है। फायदा यह है कि पहले यहाँ पे जो ऊंची कास्ट होती थी वो नीचे वालों को बहुत दबाते थे पैसे से। अब वो उनको पैसे से दबाते थे, तो ये सोचे कि हम लोग जो है ना, सत्ता की पावर से, पॉलिटिक्स की पावर से अपने आप को खड़े करें, हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये छोटी छोटी कास्ट के लोग इकट्ठे हुए और इन लोगों ने अपने आप को ऊंची जात के लोगों के सामने अपने आप को ताकत से खड़ा किया। तो कुछ फायदा होता है, निश्चित रूप से होता है। पर जब 91 के बाद लिबरलाइजेशन आया ना देश के अंदर, उस समय बाकी सारे राज्य सोच रहे थे कि हमारे को इंटरनेशनल फंडिंग मिले, अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ जाएं, अपने लिबरलाइजेशन का फायदा उठाएं, धंधा व्यापार बड़े करें। और ये लोग कास्ट के चक्कर में फंसे रह गए। यहाँ पे ग्रोथ पॉलिटिक्स हुई नहीं, यहाँ पे डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात नहीं हुई। आज मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पर कोई डेटा बताऊंगा। ये सब कास्ट के चक्कर में बिहार एक अनस्टेबल गवर्नमेंट की तरह रह गई। 70 सालों में 40 बार तो सत्ता बदली, 23 अलग अलग मुख्यमंत्री आए 70 साल के अंदर। एक मुख्यमंत्री को एवरेज 1.5 साल से ज्यादा मिला नहीं। यहाँ पे बात केवल जात पात की होती रह गई, डेवलपमेंट हुआ नहीं। एक्चुअली क्या सोचना चाहिए कि केवल मेरी कास्ट नहीं, अगर पूरे राज्य में खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। गोल्डन स्टेटमेंट को पकड़ लीजिए, अगर खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। जब पूरा बिहार ग्रो करेगा तभी फायदा होगा। उसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड लिटरेसी ग्रोथ रेट। क्या मतलब हुआ इसका, यहां का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और लिटरेसी ग्रोथ रेट है, ये आपस में मिसमैच कर रहा है। लिटरेसी बढ़ नहीं रही है, फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है। फर्टिलिटी रेट का मतलब है एक मां एवरेज सबसे ज्यादा अपने जीवन काल में बच्चों को जन्म बिहार की मां देती है। बाकी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे पढ़े लिखे राज्य हैं, वहां पे एक मां 2 से ज्यादा बच्चों को नहीं जन्म देती है, पर बिहार का सबसे ज्यादा। बिहार में भी 2 हिस्से हैं, एक जहां पे बिल्कुल पिछड़ी हुई जाती है, ना बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, बिल्कुल शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, वहां एक मां 4 से 5 बच्चों को जन्म दे रही है। और जहां थोड़ी बहुत पढ़ाई करी गई वहां 3 बच्चों को। इसके कारण क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा और एजुकेशन बहुत कम। ध्यान दीजिए, कम ऑन, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा तेज बढ़ा रहा है बिहार और एजुकेशन सबसे कम है, क्योंकि लिटरेसी रेट यहां पे 63% के नजदीक रह गया। बिहार का लिटरेसी रेट यानी कि जो पढ़ाई का शिक्षा का दर है सबसे कम है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो विश्व की सबसे पहली सबसे पॉपुलर, उसके होने के बावजूद, सबसे ज्यादा IAS प्रोड्यूस करने के बावजूद यहां का एजुकेशन का जो एवरेज स्तर है ना, वो अच्छा नहीं हुआ। जो बहुत ही मेधावी, बहुत बुद्धिमान छात्र हैं, वो सबको छोड़ के आगे निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं बिहार के अंदर, लेकिन वो कोशिश बहुत कम लोगों के अंदर है और बहुत सीमित जगह पे है। उसके नए एवेन्यूज नहीं खोले जा रहे। अगला मेरा पॉइंट है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू अर्निंग्स। इसका क्या अर्थ हुआ, समझिए बात को।
पॉपुलेशन से असर आता है एजुकेशन पे, एजुकेशन से असर आता है एम्प्लॉयबिलिटी पे। अब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो एजुकेशन उतनी हो नहीं पा रही है कवर, और उसके कारण एम्प्लॉयबिलिटी नहीं आ रही, क्योंकि स्किल बिल्डिंग एक्चुअल बिहार के अंदर जितनी होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। अब थोड़े से कुछ आंकड़ों को देखते हैं इस पर कैपिटा इनकम के चार्ट को। 1950-51 तक बिहार का 204 रुपए था और पूरे देश का 265 था। 2013 तक बिहार बढ़ के 28,000 तक पहुंचा, लेकिन इतने में भारत बढ़ के 75,000 पे पहुंच गया। जिस स्पीड पे पर कैपिटा इनकम बिहार में बढ़ती है उससे कई गुना ज्यादा स्पीड पे ऑल इंडिया एवरेज आगे बढ़ जाती है। उनमें भी कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत तेज आगे हैं, जैसे कि गोवा है और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली है। उसके बाद सिक्किम, हरियाणा, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका। यहां पे एवरेज आदमी की इनकम बहुत अच्छी, लेकिन बिहार में एवरेज इनकम केवल 31,000 रुपया रह गई साल की। सिर्फ समस्या ही नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन यहां एजुकेशन पे फोकस और एटीट्यूड का बदलाव बहुत जरूरी है बिहार के अंदर। अनिल अग्रवाल तो आप जानते ही है ना, वेदांता ग्रुप के मालिक, केन्स वेदांता, आज वन ऑफ द टॉप 10 इंडियन रिच पीपल इनकी लिस्ट में इनका नाम आता है। ये बिहार से निकल के आए हैं। रविंद्र कुमार सिन्हा को नहीं जानते आप? SIS सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, सबसे बड़ी देश की सिक्योरिटी कंपनीज, इनके IPO भी निकले और इनफैक्ट इनकी कंपनी बहुत तेज ग्रो कर गई। बहुत सारे ऐसे व्यापारियों को जरूरत है जो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करके दे सके। वो मानसिकता से बाहर आना है कि भैया सरकारी, मेरे को तो सरकारी, इस मानसिकता से बाहर निकल के वो सारी बिजनेस और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करनी है। सबसे ज्यादा ग्रोथ वही होगी, लेकिन मैं वहां ध्यान देना चाहता हूं जहां कोई ध्यान नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने बिहार पे केस स्टडी बनाया। क्यों नहीं बिहार, जो पंजाब से आगे हुआ करता था एक समय पे, आज पंजाब 3 गुना ज्यादा इकोनॉमी ग्रो कर गया बिहार के मुकाबले पिछले 40-50 सालों के अंदर। क्यों हुआ ऐसा? आज एवरेज एज के मुकाबले में बिहार में यंगेस्ट पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन पूरे देश की आज बिहार में मानी जाती है। इतना यूथ है, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन के मामले में बिहार का नाम आता है। बिहार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी ग्रोथ की। पहला मेरा आपको केवल ये सुझाव है, अपने होराइजन को बड़ा करें और पॉसिबिलिटीज पे फोकस करें। मैं लीडरशिप फनल ऐसे ही लोगों के लिए बनाने का प्रयास किया जिनको बिजनेस का नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नहीं, लेकिन देखते ही देखते 6 महीने में नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं कि लीडरशिप फनल ही आपके लिए सुझाव है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि लर्निंग पे फोकस करिए, तभी अर्निंग बढ़ेगी। आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहता हूं, किस और राज्य की केस स्टडी आप मुझसे चाहते हैं समझना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कौन से और स्टेट के ऊपर केस स्टडी बना सकूं। बिहार को आगे लेके जाना न केवल मेरी बल्कि इस देश में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। बिहार के लोगों तक, हमारे प्यारे भाइयों तक ये वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उनके अंदर शायद हो सकता है ये इंस्पिरेशन की चिंगारी जाग जाए। आपका वीडियो शेयर करना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो लोग वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपके शेयर करने में बहुत वैल्यू है। इसलिए इस वीडियो को पूरे बिहार के मेरे सारे भाइयों तक पहुंचाइए, ताकि उनके अंदर इंस्पिरेशन की एक चिंगारी जागे। अगर मेरे एजुकेशन बेस्ड वीडियो से अगर आपकी इतनी सी भी मदद होती है तो लाइक जरूर करा करिए। आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको इस प्रकार की वीडियोस पसंद है। मैं सोचता हूं कई प्रकार के लोगों पे वीडियो बनाऊं, गुजराती पे बनाऊं, कभी सोचता हूं सिंधी पे बनाऊं, मारवाड़ी पे बनाऊं, कितनी तरह की केस स्टडीज बनाने का मेरा मन करता है। पर एक बात रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आसपास हर व्यक्ति से सब्सक्राइब कराइए, और कम से कम बिहार के अंदर हर आदमी को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। बिहार की पॉपुलेशन आज 10 करोड़ की है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री, जिसकी अगर ग्रोथ हो गई तो पूरा देश बदल जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, वापिस आके हर वीडियो को देखने के लिए प्रेम पूर्वक हर बार की तरह फिर से इस बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।